हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी फॉर गुड्डू क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस बुक, जिसका पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये जो मैं नोट्स पढ़ाने वाला हूँ ये एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ हम इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर का नाम क्यों है? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। मतलब पौधा में पोषण किस प्रकार से होता है, मतलब वो पौधा जो है भोजन को किस प्रकार से खाते हैं और किस प्रकार से उसको भोजन को अपने शरीर में उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यही सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आखिर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जिसको जिसको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, सब सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है, सजीव जो है वो तो बिना भोजन के रह नहीं सकते हैं, उसको भोजन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग को ये भोजन की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो एडाप्ट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काम करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं, मतलब अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, वो इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उससे क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उससे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उससे जुड़े हुए होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होता है। एंड ऑल्सो एडाप्ट, और अपने आप को एडाप्ट भी करते हैं। ठीक है, अपने आप को अनुकूल बनाते हैं किसी इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, अपने आप को एडाप्ट करते हैं। फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एंड एग्जस्ट एल्वेयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं, यानी कि रिस्पायर का मतलब होता है श्वसन, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड एग्जर्ट्स एल्वेजर, और उत्सर्जित करते हैं, अपने शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी गंदा पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पढ़ना है थोड़ा सा सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स के बारे में जान लेते हैं, हमको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी इसको। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। तो आखिर में सेल्स होता क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका सेल्स। द सेल्स आर टीनी यूनिट्स, सेल्स आर टीनी यूनिट्स दैट हेल्प्स मेकअप ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स क्या होता है? एक छोटी सी इकाई होता है। क्या होता है? छोटी सी इकाई होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, जो कि सबसे छोटा होता है। ठीक है, हेंस दे आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल को क्या कहा गया है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है। क्या कहा गया है? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है। क्यों? कि हमारा जो शरीर है, सभी जीव जंतु का जो शरीर है वो किससे बना गया है? सेल से बनाया गया है, कोशिका से बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे सेल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 मेजर पार्ट। सेल में क्या होता है? 3 गो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए थिन आउटर लेयर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर जो सेल का जो सबसे बाहरी पार्ट, बाहरी जो लेयर होता है, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे है ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड ए न्यूक्लियस। और क्या होता है कि एगो स्फेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ में होता है? सेल का सबसे सेंटर में होता है। तो उस सेंटर में जो होता है वही सेंटर को क्या कहा जाता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर है ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंडेड ए न्यूक्लियस कॉल्ड द साइटोप्लाज्मा। फिर क्या होता है कि क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है कि न्यूक्लियस के फिर चारों तरफ एक जेली, जेली मतलब गाढ़ा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सेल का कितना पार्ट हुआ, 3 पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, क्या होता है कि देखिए सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है हमको। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल आर कॉल्ड सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल अमीबा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जो एक सेल से बना रहेगा उसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। फिर यूनिसेलुलर, यूनि मतलब भी एक होता है, मतलब जो एक सेल से बना होता है उसको भी यूनिसेलुलर हम कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन वन सेल इन देयर बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है, उनके शरीर में बहुत सारे कोशिका होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हैं ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी जीव, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। तो फर्स्ट में हम बताए थे न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन को टैक करता है और उस भोजन को शरीर के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन किया जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसका डिफिनेशन। The definition है nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, भोजन को लेने का एक तरीका है, मोड है, और किसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, और उसके बॉडी में भोजन क्या होता है, जाके यूटिलाइज होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो भोजन को खाना और उसको यूटिलाइज करना, इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड कंज्यूम्ड इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज एंड ग्रो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है, हमारे शरीर को, शरीर का जो बॉडी होता है उसको बिल्ड करता है, मतलब हमारे शरीर को वो बिल्ड करता है, बनाता है। कौन बनाता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीका से नहीं लेंगे तो हमारा शरीर का विकास जो है प्रॉपर तरीका से नहीं होगा। ठीक है, फिर है कि न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। और न्यूट्रिशन क्या करता है, क्या सहायता करता है हमारे बॉडी को, कहीं भी जख्म हुआ, कहीं भी घाव हुआ तो उसको क्या करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गन में हमको जख्म हुआ, क्या बोलते हैं, जख्म हुआ, घाव हुआ तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे न्यूट्रिशन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। और न्यूट्रिशन का काम क्या है कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग कामों को करने के लिए, बहुत सारे कामों को करने के लिए, बहुत सारे फंक्शन हम लोग जो काम करते हैं वो एनर्जी कहाँ से आता है, वही न्यूट्रिशन से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूट्रिशन हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन, ठीक है, खुद बनाते हैं, वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
मतलब वो भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एज दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। क्यों कहा जाता है उसको ऑटोट्रॉफ्स? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी को उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाता है। कौन कौन सा पदार्थ से अपना भोजन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी, इन तीनों को मिला के वो क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म, फिर है हेटरोट्रॉफ्स के बारे में। तो ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन अदर एंड यूजुअली टेक इन रेडी मेड फूड बाय द ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं वो बने बनाए भोजन पर डिपेंड रहते हैं। अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, बने बनाए भोजन पर डिपेंड रहते हैं, उसी को कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स। और कौन वो भोजन बनाता है? ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि ऑटोट्रॉफ्स द्वारा बनाए गए भोजन को ये टैग करते हैं, लेते हैं कौन? हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? जो ऑटोट्रॉफ्स द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, यानी दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, उसी को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। फिर एक पॉइंट है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। इसका एग्जाम्पल कौन है हेटरोट्रॉफ्स का? ह्यूमन बींग्स। जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं, सब क्या है? हेटरोट्रॉफ्स है। क्यों हेटरोट्रॉफ्स है? क्योंकि हम लोग पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, यानी कि दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं। एज डिपेंड ऑन प्लांट्स इन मेनी वेज ऑफ देयर फूड। ठीक है, वो अलग अलग तरीकों से वो किसी न किसी रूप से दूसरे के ऊपर यानी कि प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं अपना भोजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर में फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन को बनाया जाता है, ठीक है। तो भोजन कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट, यानी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? भोजन बनाने का। ठीक है, भोजन बनाने का। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता क्या है, यानी कि भोजन बनता कहाँ है? तो भोजन बनता है प्लांट का पत्ता में। प्लांट के पत्ता में भोजन बनता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, फूड फैक्ट्री, क्योंकि भोजन वहाँ पे बनता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं पौधों का रसोई घर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टीनी पोर्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा। हम क्या बोले थे? हम बोले थे कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पौधा है जो भोजन बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आखिर उसके अंदर जाता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाता कैसे है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पत्ता के माध्यम से जाता है। पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है। पौधा क्या होता है? जो पेड़ का जो पत्ता होता है, प्लांट का जो पत्ता होता है, उस पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। यानी कि स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाते हैं और भोजन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम। अब क्या होता है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का तो काम हो गया, अब चाहिए वाटर। और वाटर के साथ क्या चाहिए? मिनरल्स, खनिज लवण। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स अब कहाँ से आते हैं? तो वाटर मिनरल्स जो आते हैं वो सॉइल से आते हैं, सॉइल से।
किसके माध्यम से आते हैं? तो आते हैं रूट्स के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से आते हैं कहाँ? पत्ता के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि पत्ता के पास ही भोजन बनता है। वो क्या करते हैं कि रूट के द्वारा और स्टेम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मिनरल्स और वाटर को सॉइल से पत्ता की ओर। ठीक है। स्टेम्स में क्या होते हैं? वेन्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, वेजल्स। वही वेजल्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स को पत्ता तक पहुंचाया जाता है। पत्ता तक क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि भोजन पत्ता में ही बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अब चाहिए सनलाइट। सनलाइट चाहिए, तो अब सनलाइट को कैसे ट्रैप करेगा? सनलाइट कैसे आएगा उसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, अब सनलाइट किसे आएगा? सनलाइट को कौन लाएगा? तो क्या होता है ना कि पत्ता में क्या पाया जाता है? पत्ता में एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और पौधा को भोजन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कौन इनटेक करता है? स्टोमाटा। ठीक है, और वाटर और मिनरल्स को कौन खींचता है सॉइल से? तो रूट और स्टेम के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? पत्ता की ओर। फिर अब सनलाइट को ट्रैप कौन करता है? तो क्लोरोफिल। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये सब क्या होता है? ये सब लगता है, मतलब ये सब रिएक्टेंट्स हैं, मतलब ये सब के द्वारा भोजन बनता है, ये रॉ मटेरियल्स हैं। अब बन के निकलता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब बन इस प्रोसेस के बाद बनता क्या है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, द इक्वेशन कैन बी गिवन एज। तो क्या होता है ना कि इससे एक इक्वेशन फॉर्म होता है। इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पे सनलाइट मिला, फिर आपका वाटर मिला, तब जाके क्या बना? ऑक्सीजन बना। और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसी को भोजन कहा जाता है। तो इसका इक्वेशन किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। इसमें है आपका एक तरफ है रिएक्टेंट्स और एक तरफ है प्रोडक्ट्स, यानी कि ये क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। अब ये क्या है? उसके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सनलाइट है। तीनों मिल के क्या बना? तीनों मिल के बना है, देखिए ग्लूकोज। इसको ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये बना ऑक्सीजन। तो पीछे वाला जो पॉइंट था उसमें यही बोल रहा था कि क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये तीनों मिलके क्या बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप लोग सुने भी होंगे कि क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधा लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहीं से होता है कि देखिए ये क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी का यूज करके क्या बना? शुगर बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स बीइंग, क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिस्ड, न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिस्ड इन सॉइल। लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टी में घुले होते हैं, मिट्टी में होते हैं वो, मतलब मिट्टी के अंदर होते हैं, मिट्टी में होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स, द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स nutrients from the soil in order to make their own food and for other important process। प्लांट जो होते हैं वो मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सॉइल में उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है भोजन को बनाने के लिए, और कोई दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है उसको करने के लिए। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारा प्रोसेस है, रिस्पायरेशन हो गया, तो है ना, उसमें पौधा में भी रिस्पायरेशन होता है। तो और भी बहुत सारे कामों के लिए जो ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, वो क्या करते हैं? मिट्टी से वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट,
soils need to be enriched with nutrients. Soil needs to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium etc. regularly. यहाँ पर ये पॉइंट बोल रहा है कि सॉइल में क्या क्या ज़रूरत है। सॉइल जो है क्या क्या चीज़ में रिच होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ की मौजूदगी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम etc. ये सब क्या है, मिनरल्स का नाम है। अब यही सब मिनरल्स है जो कि बेहद ज़रूरी है मिट्टी में होना, तब जाके पौधा क्या होगा, अच्छा से विकास करेगा और आगे जाके अपना भोजन को बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और रेगुलरली चाहिए, ये जितना भी मिनरल्स हैं वो मिट्टी में रेगुलर होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ओनली देन कैन वी ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। ओनली तभी हम क्या कर सकते हैं, जब ये सब रहेगा तभी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उसको हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब एक अच्छा प्लांट ग्रो करने के लिए हम लोगों को ये सब ज़रूरत है मिट्टी में होना। ठीक है। देयर आर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। कितना, 17, यानी कि 17 महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट के लिए। 17 का नाम क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। 6 आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्ट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए 6 को कहा जाता है मैक्रो, ध्यान देना वर्ड पे, मैक्रो, और बाकी जो बचा 11 उसको कहा जाता है माइक्रो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है। तो मैक्रो मतलब होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो बड़ा है और माइक्रो छोटा है। यानी कि मैक्रो जो है, मैक्रो मतलब होता है सबसे ज़्यादा और माइक्रो मतलब कम। यानी कि 6 जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ज़रूरत पौधा को सबसे ज़्यादा है और बाकी जो 11 है उसका ज़रूरत कम है। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं। और तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी व्हाइल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी व्हाइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बोल रहा है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ज़्यादा मात्रा में पौधा को चाहिए, यानी कि 6 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधा को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जो 11 जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो समझना थोड़ा सा, कभी कभी बोलने में मिस्टेक भी हो जाए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का कुछ और भी मोड होते हैं। अभी तो 2 मोड पढ़े हम लोग न्यूट्रिशन का, कौन कौन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब कुछ और होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये क्या होता है आइए जानते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बोल रहा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, होते हैं अलग अलग लेकिन एक साथ रहते हैं, और अपना क्या होता है, जो भी खाना पीना होता है, जो भी मिनरल्स होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी रहने का उनका स्थान होता है, उन लोग बांट के एक दूसरे से शेयर करके रहते हैं। तो उसी प्रकार का जो, ठीक है, तो इसी प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इस प्रकार का जो रिलेशन होता है दो प्लांट्स के बीच में, दो जीव के बीच में, उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अपना भोजन वो उसको खिलाता है, वो इसको खिलाता है। ठीक है, अपना घर रहने के लिए देता है, वो भी अपना देता है। तो क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ जो फंजाई होते हैं, फंगी जिसको भी पढ़ सकते हैं, वो क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, पेड़ की जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ की जड़ों में। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ में क्यों रहते हैं, एकदम पेड़ के साथ ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्री होता है उसको, ट्री क्या करता है, ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ट्री जो होता है फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ट्री जो है फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और फंगस क्या करती है कि मिट्टी से सॉइल और मिनरल्स को पत्ता तक पहुंचाने में, यानी कि
उसके मतलब पेड़ को से पत्ता तक पहुंचाने में उसको मदद करती है। वाटर को टैकअप करने में, जल को और न्यूट्रिएंट्स को पानी से, जल को हो गया, जल को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करवाने में मदद करती है। कौन? फंगस। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फंगस हेल्प करता है ट्री को और ट्री हेल्प करता है फंगस को। तो इसी टाइप का जो रिलेशन होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस एसोसिएशन वर्क्स वेल फ्रॉम बोथ द फंजाई एंड ट्री। ये जो एसोसिएशन होता है बहुत अच्छा तरीका से क्या होता है, वर्क्स वेल फॉर बोथ, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसके किसके लिए? फंजाई के लिए और ट्री के लिए। अनदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। और भी अलग देखिए, दूसरा एग्जाम्पल और क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कहाँ रहता है? जड़ में रहता है। कैसी फसल की जड़ों में? लेजुमिनस फसल की जड़ों में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट्स। रूट का जो नोड्यूल्स होता है, किसका रूट का नोड्यूल्स? लेजुमिनियस फ्लास यानी कि दलहन फसल, यानी कि दलहन फसल के जड़ों में पाया जाता है। कौन? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर एक द बैक्टीरिया प्रोवाइड ए प्लांट विथ नाइट्रोजन दैट दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो जड़ में रहता है, वो क्या करता है? वो पौधा के लिए जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, यानी कि नाइट्रोजन पौधा को देता है और पौधा उसको क्या करती है? रिटर्न में क्या देती है? रिटर्न में उसको भोजन और रहने का स्थान देती है। ठीक है, राइजोबियम दिया नाइट्रोजन और पौधा दिया इसको रहने के लिए घर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइजोबियम के बारे में लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं उसको भी। तो फर्स्ट पॉइंट है, राइजोबियम इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये क्या होता है? तो राइजोबियम तो समझ में आ गया कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में चेंज करता है। कहने का मतलब है कि जो पौधा है ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। वो कब करता है एब्जॉर्ब? जब राइजोबियम उसको सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करती है। यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में जब उसको चेंज करती है तब पौधा जाके उसको अपने अंदर यूज करता है। तो इसी प्रोसेस का यही जो प्रोसेस है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में बदलना, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम। राइजोबियम पाया कहाँ जाता है? तो लेजुमिनस फसल के जड़ों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। इट इज़ यूजुअली रिसाइड इन द रूट्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट्स। ये प्रायः कहाँ पर रहते हैं? तो लेजुमिनस प्लांट्स के जड़ों में। एग्जाम्पल कैसा हो गया? जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया हैं। हमारा अगला पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी थोड़ा सा बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में चेंज करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और ये काम कौन करता है? ये काम करती है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सॉइल एंड फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है एक प्रकार का इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो किसके किसके लिए ज़रूरत है? सॉइल के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, यानी कि मिट्टी के लिए भी ज़रूरत है और पौधों के लिए भी ज़रूरत है। ठीक है, हाउएवर नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट इजीली एसेसिबल। जो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो आसानी से उसको एसेसिबल, आसानी से उसको यूज नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, आसानी से उसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है। तो द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। यूजेबल फॉर्म यानी कि सॉल्युबल फॉर्म, यूज करने लायक फॉर्म में उसको चेंज किया जाता है, और जो प्लांट्स के द्वारा और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिसको यूज किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को चेंज करता है, वैसा फॉर्म में चेंज करता है जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है पैरासाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या क्या होते हैं, तो ये पैरासाइट इज ए क्या है, ए पैरासाइट इज ए हेट्रोट्रॉफ दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। पैरासाइट क्या होते हैं कि एक प्रकार का हेट्रोट्रॉफ है जो पूरी तरीका से डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एकदम कंप्लीटली डिपेंड होता है, पूरा तरीका से डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पूरा तरीका से डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पैरासाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लैचेस ऑन टू इज कॉल्ड द होस्ट। मतलब कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट लैचेस, मतलब जिसके ऊपर पैरासाइट रहते हैं, ठीक है, उसको होस्ट कहा जाता है। यानी कि होस्ट के ऊपर रहते हैं कौन, पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, the host in which the process is deprived of all nutrients for its own growth as they are consumed by the parasite। और होस्ट में क्या होता है कि होस्ट क्या करते हैं कि जो भोजन अपने लिए बनाते हैं, अपने ग्रोथ के लिए बनाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, वो उससे वंचित रह जाते हैं। क्यों वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये जो है, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए भोजन को कौन कंज्यूम कर लेता है, पैरासाइट कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते वो क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जिसके चलते वो वंचित रह जाते हैं अपने भोजन से। ठीक है, आगे है फॉर एग्जांपल कसकट्टा, जिसको क्या कहता है, अमरबेल का पौधा भी कहते हैं, इज ए नॉन ग्रीन प्लांट दैट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग। अमरबेल एक ऐसा पौधा है, अमरबेल एक नॉन ग्रीन यानी कि ग्रीन नहीं होता है, एक ऐसा पौधा है जो बने बनाए गए भोजन को कंज्यूम करता है। ठीक है, कहाँ से कंज्यूम करता है, जिसके ऊपर वो रहता है। ठीक है, जिसके ऊपर वो ग्रो करता है। आप देखे होंगे कभी भी कि एक पीला पीला कलर का पौधा, ठीक है, पेड़ों पर पूरा क्या होता है, छा जाता है, पूरा उसके ऊपर जाली सा क्या होता है, उस पर चिपका हुआ नज़र आता है। तो वो जो पौधा होता है उसी को अमरबेल कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जिस पौधा पर रहता है उसी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब पढ़ना है सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। आखिर में सेप्रोट्रॉप्स होते क्या हैं, सेप्रोट्रॉप्स, तो सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म विच रिलाई ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो सड़े हुए मरे हुए मैटर पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अपना भोजन के लिए। यानी कि जो सड़े गले चीज़ को खाते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले भोजन को अपना भोजन बनाते हैं, सड़े गले चीज़ों को अपना भोजन बनाते हैं,
उसको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो 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 ऑर्गेनिज्म होते हैं सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो इस टाइप का जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, फंजाई। एग्जाम्पल में क्या हो गया, फंजाई। ठीक है। फिर अब फंजाई सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, फंजाई क्या करते हैं कि उसके ऊपर बैठते हैं और उसके ऊपर बैठने के बाद अपने शरीर से एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं। डाइजेस्टिव जूस क्या कर जूस सेक्रेट करते हैं अपने शरीर से निकालते हैं। ठीक है। जो सड़े गले पदार्थ को एक सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, एक विलयन में चेंज कर देता है। ठीक है, साधारण फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब फंजाई से के शरीर से जो सेक्रेट होता है जूस, वो सड़े गले पदार्थ को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तब क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करके उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको कहा जाता है, तो प्लांट्स दैट नीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट जिसको खाने के लिए इंसेक्ट चाहिए, भोजन के लिए इंसेक्ट चाहिए, यानी कि कीड़ा मकोड़ा चाहिए, उसी को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट जो कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट होते हैं क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस का भी प्रक्रिया करते हैं ये प्लांट। ठीक है, हरा होते हैं। कौन प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट हरा होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी करते हैं। बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंसी सॉइल्स। लेकिन वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, वैसो जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वैसे जगहों पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट। उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो खाते हैं किसको, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ताकि नाइट्रोजन का कमी है जो मिट्टी में वो पूरा हो जाए। ठीक है, दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर अट्रैक्टिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का जो पार्ट होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिंग बनाए जाते हैं, ताकि उसके तरफ कोई कीड़ा मकोड़ा अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। इस प्रकार से उनका क्या रहता है, बनावट रहता है, ताकि कोई आए आकर्षित होकर और प्लांट उसको खा जाए। ठीक है, आगे है फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीचर प्लांट। ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब एग्जांपल है। ये सब एग्जांपल क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब है कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट्स जानते हैं इसके बारे में, क्या होता है कैक्टस प्लांट्स। तो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है वो कहाँ पे होता है, हरे पौधे के पत्तियों में होता है। किस में होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ सम डेजर्ट प्लांट इट टेक्स प्लेस इन देयर स्टेम एंड इवन ब्रांचेस। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं डेजर्ट प्लांट के केस में, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधा है होता है, ठीक है, जो बलुई क्षेत्र में पाया जाता है, इट टेक्स प्लेस इन देयर, उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया स्टेम और इसके ब्रांचेज में होते हैं, शाखा में होता है। ठीक है, बहुत सारे पौधे में किस में होते हैं, ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट के पत्तियों में होता है। लेकिन जो कैक्टस प्लांट होते हैं, कैक्टस प्लांट प्रजाति के जो पौधे होते हैं, उसमें कहाँ होता है, या तो स्टेम में होता है या तो ब्रांच में होता है। Cacti are found in the desert and their leaves are modified to spines to avoid loss of water due to transpiration। क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वाटर को लॉस होता है, तो वाटर को लॉस को बचाने के लिए कैक्टस के पौधे में क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, कट्टा होते हैं, जो कि वाटर लॉस को अवॉइड करे, वाटर लॉस को
कम करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे भी पानी की कमी होती है डेजर्ट में, और पानी की कमी होती है तो पानी को तो बचाएगा प्लांट अपने अंदर। तो वही पानी को अपने अंदर बचाने के लिए, सेव करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर को सेव करने के लिए क्या करती है, उसमें कांटा होता है, कांटा पाया जाता है। ठीक है, देयरफॉर देयर ग्रीन स्टेम्स इनेबल देम टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देयर ग्रीन स्टेम्स इनेबल, इसी के चलते जो उसका ग्रीन स्टेम है उसी से इसका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। किससे? ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर 1 क्लास 7 का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियोस इस प्रकार की और चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल जी फॉर गुड्डू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिले। धन्यवाद।